नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं, यानी कि वक्त खबर दमदार का। और मैं हूं आपके साथ शीनन शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है और इस फेयर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने यूपी पवेलियन का जायजा भी लिया, साथ ही दुकानदारों से भी उन्होंने बातचीत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हर जिले में कोई न कोई विशेषता जरूर है, इसलिए सरकार का फोकस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर है। सरकार लोकल को ग्लोबल बनाने पर जोर दे रही है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। यूपी पवेलियन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, दुकानदारों से बातचीत करते नजर आए, स्टॉल का निरीक्षण भी उन्होंने किया। अरे कैमरा कहाँ है? नीचे हो जाओ ना थोड़ा। अरे टैली करो यार, कैमरा भैया टैली करो, कहीं घुसा दो। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। मैंने पहले कहा कि हमने पहले इसकी मैपिंग करवाई थी। मैपिंग कराने के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चिन्हित करके उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रोत्साहन दिया। कारीगरों और हस्तशिल्पियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चलाया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया गया, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाए गए। एग्जीबिशंस में उन्हें लाने ले जाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया गया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। मेरे लिए गौरव की बात भी है और प्रसन्नता का विषय भी है कि इस ट्रेड फेयर का जो थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से है, वह भी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की इस थीम के साथ ये प्रारंभ हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश पेविलियन में अगर आप देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सभी 75 जनपदों के उत्पाद को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। चलिए बात अब कर लेते हैं चुनाव की। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने नामांकन आज दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद रघुराज शाक्य ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। जनता उसे चुनेगी जो उसके साथ दिन रात खड़ा हो। जनता किसान के बेटे को आशीर्वाद देगी, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तुम बताओ सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नामांकन कराएं। सर, क्या कहेंगे जनता को अब, क्योंकि आप जनता ठोक लिया आपने? जनता से यही करूंगा, निवेदन करूंगा सर। एक किसान का एक छोटा बेटा लड़ रहा है, एक वो लोग जिनसे आप मिल नहीं पाएंगे जी, तो किसान के बेटे को आशीर्वाद दो, जो आपके 24 घंटे आपके डेयरी पे खड़ा रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे भी आपके बीच में रहेगा और वहाँ तो लोग मिल नहीं पाएंगे सर। तो जनता, मैनपुरी की जनता बहुत समझदार जनता है सर। यहाँ हमेशा मैनपुरी के लोग सर समझदार लोग हैं सर, और यहाँ लड़ाई जनता लड़ने का काम करती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी। सर, आप 2 बार सांसद रहे, कितना टफ इस टाइम देख रहे हैं? आप 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार विधायक, कितना टफ ये चुनाव समझ आ रहा है? हमें तो जनता की, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ। जनता जीतने का काम करेगी, जनता निर्णय लेने का काम करेगी। जनता की अदालत में गए। ठीक सर, जनता को क्या कहेंगे, जिस सामान्य जनता को आप हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं? जनता से यही निवेदन करूंगा, प्रणाम कर रहा हूँ, पैर छूकर बुजुर्गों को प्रणाम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से माताओं को पैर छूकर प्रणाम कर रहा हूँ, बहनों को प्रणाम कर रहा हूँ कि इस बेटे को आशीर्वाद दें, इस भाई को आशीर्वाद देने का। तो आपने देखा हमारे सर रघुराज जी, जिनका साफ कहना और मानना है कि वो एक किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, उसे जनता का आशीर्वाद और जनता उन्हें आशीर्वाद है, उसके लिए उन्होंने हाथ जोड़ के सम्मानित वोटरों का भी निवेदन किया कि उन्हें वोट कास्ट करें। जर्नलिस्ट नरेश के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 मैनपुरी। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रघुराज शाक्य के लिए मैनपुरी में जनसभा को संबोधित किया और दावा किया कि मैनपुरी से रघुराज शाक्य की बड़ी जीत होगी। तो सुनते हैं केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। केशव मौर्य जी, सर कैसे, क्या कहेंगे सर? कमल खिलेगा, लाखों वोटों के अंतर से खिलेगा। श्री रघुराज शाक्य जी मैनपुरी लोकसभा से सांसद बने। सर, कोई खास चीज आज टिप्स लेके गए आप? नहीं, हम लोगों का एक ही
मंत्र है और एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा प्राथमिकता पे, कार्यकर्ता का सम्मान प्राथमिकता पे, गुंडागर्दी से मैनपुरी और जैसे प्रदेश मुक्त वैसे मैनपुरी भी मुक्त करने के लिए सबको टफ मान रहे, कितना टफ इलेक्शन लग रहा है? नहीं, इलेक्शन में कोई टफ चुनाव है, लेकिन भाजपा की एक तरफा जीत होगी। आपने देखा ये हमारे साथ केशव मौर्य जी, इनका साफ कहना और मानना है कि इसमें कोई टक्कर नहीं है और ये भाजपा ऐतिहासिक जीत जीतेगी और मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। विजिलेंस इसके साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 मैनपुरी। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को समझ में आ गया है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाया है। कौशल किशोर के मुताबिक शिवपाल को बिना उसकी इच्छा के स्टार प्रचारक बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस बार के मतदान लोग बीजेपी के पक्ष में करेंगे। कि वो सीट जो है वह तो सपा के गढ़ में रही है, ये अलग बात है, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव जी का राजनीतिक जीवन संघर्ष में रहा, लेकिन जो अंत है वो बहुत दुखदायी रहा और किसी दूसरे ने दुख नहीं दिया, खुद उनके बेटे अखिलेश यादव जी ने दिया, जिनको सब लोगों को दरकिनार करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको सबसे एक तरीके से विनती करके, चाहे वो आजम खां हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे बड़े और लीडर रहे हों पार्टी में, उनसे कह करके और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सबने सहमति जता दी, क्योंकि मुलायम सिंह जी में सब लोग बड़ा विश्वास करते थे। उन्हीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया इन्होंने। निश्चित तरीके से वो इतना विचलित हुए कि बाद में परेशान हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी। आज उनकी सीट खाली हुई है और उस सीट पे चुनाव होने जा रहा है। जो लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी से प्रेम करते हैं या करते थे, उनके पास सिंपैथी रखते थे, उनके विचारों से जुड़े थे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी को लाइक किया था, पसंद किया था और कहा था बार बार आपकी सरकार बने, आप किसानों, मजदूरों, जनता के हितों का काम करते हैं। ऐसे लोग निश्चित तरीके से रघुराज साहब जी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे और करेंगे तो वहाँ पर बीजेपी ही चुनाव निश्चित तरीके से जीतेगी। अखिलेश जी को ये समझ में आ गया है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है अपनी पत्नी डिम्पल को कैंडिडेट बना करके, उससे उन्हीं के कुनबे के लोग खुश नहीं हैं। चाहे वो जो लोग भी लोकसभा के मेंबर रहे हैं, वो सब चाहते थे कि मुझे प्रत्याशी बनाए, किसी को नहीं बनाया। पार्टी में और वरिष्ठ लीडर थे, उनमें किसी को नहीं बनाया। तो जो शिवपाल जी उनके चाचा हैं, जिनको उन्होंने अभी दरकिनार मक्खी, दूध की में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था, आज उनको स्टार कैंपेनर घोषित करने का काम कर दिया, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि इनको सबको लेके चलेंगे तो शायद कुछ भला हो, वरना हमारा जो है खेल खत्म हो गया और हमारे घमंड के कारण लोग अब हमसे जो है दूर होने लगे। ये बात अखिलेश जी के समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शहर के स्टेशन रोड पर आज डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार किया है और यहां पर लोगों से वोट देने की अपील की और इसके साथ पूर्व एमएलसी अवधेश यादव के घर भी पहुंची डिंपल यादव। सुमन यादव के घर जाकर भी वोट देने की अपील की। और मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारियां बांट दी है। शिवपाल के बेटे आदित्य को जसवंत नगर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। भोगांव विधानसभा की जिम्मेदारी अभिषेक यादव को दी गई है। इसके अलावा किशनी विधानसभा की तेज प्रताप यादव को जिम्मेदारी दी गई है। करहल विधानसभा की पूर्व एमएलसी अरविंद यादव और एमएलसी मुकुल यादव को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मैनपुरी विधानसभा की बात की जाए तो यहां धर्मेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है। रामगोपाल यादव के आवास पर बनाया गया है कंट्रोल रूम और कंट्रोल रूम से सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं की निगरानी भी की जाएगी। तो डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित हो, कहीं से कोई भी
कमी नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की ओर से फुल प्रूफ रणनीति बनाई गई है। एक तरफ जिलाध्यक्ष बनाया गया है शाक्य को, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है अलग अलग नेताओं को। शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक में शामिल किया गया है और उनके बेटे को जसवंत नगर विधानसभा सीट की ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैनपुरी पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। करहल विधानसभा की अरविंद यादव और मुकुल यादव को जिम्मेदारी दी गई, जबकि मैनपुरी सदर की बात करें तो धर्मेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी गई। भोगांव की बात करें अभिषेक यादव ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो कुल मिलाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जीत समाजवादी पार्टी की ही हो। दिनेश शाक्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, पहले से ही काफी मजबूत कंडीशन में मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी दिख रही है और ऐसे में एक एक रणनीति बहुत फूंक फूंक कर बनाई जा रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां से समाजवादी पार्टी की ओर से नेताजी की पुत्रवधू डिंपल यादव को उतारा गया है। उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी के शिष्य रहे इटावा के 2 दफा के पूर्व सांसद रघुराज सिंह साग को चुनाव मैदान में उतारा है। अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए और अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने व्यापक रणनीति शुरू कर दी है। शिवपाल सिंह यादव जो कल तक नाराज थे अखिलेश यादव से, उनके रिश्ते अच्छे नहीं बताए जा रहे थे, नेताजी के निधन के बाद अब उनको डिंपल यादव के चुनाव के लिहाज से स्टार प्रचारक बनाया गया और जैसे ही वो स्टार प्रचारक बने हैं देर रात से ही उन्होंने खासी एक्सरसाइज शुरू कर दी। आज उन्होंने एक बड़ी बैठक अपने एसएस मेमोरियल स्कूल में की है, जिसमें करीब 3 बजे तक ये कसरत कवायद चली है और सभी लोगों को सीधे तौर पर सांकेतिक भाषा में बता दिया गया है कि परिवार की बहू डिंपल यादव को हर हाल में नेताजी की तरीके से जिताना है और सदन में पहुंचाना है। और इसी को लेकर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको हर विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया और उनके साथ में जो स्थानीय प्रभावशाली नेता हैं उनको भी जोड़ा गया है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन अगर इतना मजबूत कदम उठाया जा रहा है, इतनी मजबूत रणनीति बनाई जा रही है, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 की जिम्मेदारी अलग अलग कंधे पर दी गई है, समाजवादी पार्टी क्या वाकई कोई चुनौती देख रही है, इस वजह से रणनीति बनाई गई है, या खुद की तरफ से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते? क्योंकि रामपुर विधानसभा सीट को लेकर भी उपचुनाव होना है, खतौली में भी होना है, लेकिन ये तैयारी, ऐसी तैयारी रामपुर विधानसभा सीट को नहीं दिख रही, सिर्फ मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए तैयारी। असल में जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कही गई हैं, कही जा रही हैं कि आजमगढ़ और रामपुर सीट सभी समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था और उस सीट पर हमने कब्जा कर लिया है, तो मैनपुरी भी हम किसी भी सूरत में अपने कब्जे में और अपने पाले में कर लेंगे। तो इस तरीके के जब बयानात आए तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी मजबूती के लिहाज से पूरी तरीके से मुस्तैदी की और साख का सवाल भी, और ऐसे में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती समाजवादी पार्टी और वही तैयारी यहाँ नजर आ रही है। धन्यवाद दिनेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव को जिताने के लिए संदेश दिया गया। तो अब तक नाराज बताए जा रहे थे शिवपाल सिंह यादव, बड़ी जिम्मेदारी के इंतजार में थे और अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें भी साथ लिया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम उनका कल आया, जिसके बाद से उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी। और इधर खतौली सीट से आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया और नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने खतौली में किसान मजदूरों के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में उनके नॉमिनेशन को लेकर कोई मतभेद नहीं है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। हालांकि इससे पहले कल ही देखा गया था कि मतभेद सामने आए, प्रवक्ता ने भी विरोध उठाया मदन भैया को टिकट दिए जाने का और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गया अभिषेक चौधरी, आरएलडी के नेता। लेकिन मदन भैया का कहना है कि कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे देखे वही पुराने मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, कमजोरी का मुद्दा है, किसान के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका वो मुद्दा है, और जो हमारा भाईचारा माहौल बिगड़ा है उस भाईचारे को लोकदल ने पुनः स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया है और आंशिक सफलता भी मिली है उसमें।
उसी भाईचारे को हम पुनः स्थापित करने के लिए यही हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। पार्टी में नाराजगी देखी जा रही है? पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, जो है पार्टी ही हमें चुनाव लड़ा रही है, पार्टी के बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें, मदन भैया का विवादित बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि बाहुबली कोई गलत शब्द नहीं है। उन्होंने महाभारत कालीन शब्द कहा बाहुबली को और कहा कि जाट गुर्जर के बच्चे दूध पीते हैं और वो बाहुबली नहीं होंगे तो कौन होंगे? क्या बताया जा रहा है? देखिए, बाहुबली तो हमने बहुत पहले भी कहा, बाहुबली शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, हैं? ये तो एक मतलब जो है महाभारत कालीन शब्द है, जिसके अब जो गुजरों जाटों में क्या मतलब किसानों के बच्चों में बाहुबल नहीं होगा तो किस में होगा? अभी बताइए। जो अच्छा दूध घी खाएगा उसमें बाहुबल होगा। तो रामपुर में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीधा सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को तो समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन रामपुर की जनता क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। आकाश सक्सेना हनी ने जो आवाज उठाई है जुल्म के खिलाफ, तो वो हर चुनाव में हर तरीक पे हर कोर्ट के अदालत के फैसलों को न्याय विभाग से लेके सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से हर लड़ाई लड़ी है, उन्होंने हर एक लड़ाई जीती है। अब रहा चुनाव का सवाल, हम जनरल चुनाव हारे थे, समाजवादी पार्टी के तो चुनाव हारे थे, उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में हार गए थे। अब रहा सवाल जीतने का, तो आकाश सक्सेना बहुत मार्जिन से मुस्लिम समाज की तरफ से जितना भी उन्हें प्यार मिल रहा, मान सम्मान मिल रहा है, जितनी बधाइयाँ मिल रही हैं, जितने लोग उनके करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आकाश सक्सेना 1 लाख के पार भारतीय जनता पार्टी से विजय होने जा रहे हैं। क्या आकाश सक्सेना हनी जो हैं वो जनता का काम भी कर रहे हैं और लोग मतलब जो है जो आजम खान ने जो जुल्म किए थे लोगों पर, कभी चरस में कभी किसी चीज़ में, रामपुर का कोई भी आदमी सुखी नहीं था उस समय। अब आकाश सक्सेना हनी जी जो हैं वो मैदान में उतरे हैं, एक बार चुनाव हार गए, वो कुछ समस्या रही, मगर अब जो है वो भारी मतों से जीते हैं, क्योंकि सारे समाज के लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। आजम खान को ये आभास हो गया है, उनको पता चल गया है कि मेरा कैंडिडेट अगर मेरे घर में से कोई भी खड़ा होगा तो वो भी हारेगा, तो उनको ये मालूम है कि ये जो है बलि का बकरा बनाओगे किसी को, तो वो उसी को लेकर आए हैं जो बलि का बकरा उन्होंने एमपी में बनाया था जिसको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अब टिकट दिया है हनी भाई को, वो हारे हुए नहीं है, वो जीते हुए हैं। उन्होंने अदालत में अपनी जंग जीत ली है, इसी वजह से उनको इसका इनाम मिला है। लेकिन चुनावी जंग तो नहीं की। चुनावी जंग इस बार जीतेंगे ना, पक्का जीतेंगे, क्योंकि इस बार हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर उनको जिताने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज ये सर्व समाज में जितने आप लोग मिल रहे होंगे, शायद उसमें से 2 या 3 हिंदू होंगे। आप जिस भी लगभग मुस्लिम से पूछेंगे तो उनका यही कहना है कि बीजेपी। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। बैठक में राज्य विधानमंडल सत्र को 5 दिसंबर से शुरू करने पर भी मुहर लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। 3 दिन का होगा ये सत्र और इसी के साथ संभल में नया स्टेडियम बनाने पर भी मंजूरी मिली। इसके साथ ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को एनओसी, एसजी, पीजीआई मेडिकल वार्ड में 12 नए बेड को भी मंजूरी मिली है। नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही यूपी इलेक्ट्रॉनिक नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। एक अन्य प्रस्ताव के तहत सरकार हेरिटेज होटल बनाने में भी सहयोग करेगी। लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स ईएमसी की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, फैब इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। और अगली खबर बस्ती से, जहां पर हरैया ब्लॉक के सरैया तिवारी गांव की महिला प्रधान अर्चना ने अपने पति महेश कुमार पर गंभीर करप्शन के आरोप लगाए हैं। और साथ ही आरोप लगाया है प्रधान ने सीएम और सीडीओ को लिखित शिकायती पत्र देकर, जिसमें अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये शिकायत है। महिला प्रधान का आरोप है कि पति अपनी मनमानी कर रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण में जमकर करप्शन हो रहा है और साथ ही ग्राम विकास के किसी भी काम में प्रधान की राय नहीं ली जाती है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपने आप में ये अजीबोगरीब मामला है, जहां पर महिला प्रधान ने खुद अपने पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। करप्शन को लेकर तमाम और आरोप लगाए हैं।
थाना हरैया की रहने वाली प्रधान ने ये आरोप अपने पति के ऊपर लगाया है कि वो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और उसको प्रधान के रूप में कार्य करने नहीं दे रहे हैं। उसकी जो प्रधान के संबंध में जो मोहर और लेटर पैड है वो उन्होंने अपने पास रख लिया है। इस आधार पर थाना हरैया पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी जाँच SHO को दी। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि गुजरात बीजेपी के विकास के दावे झूठे हैं। गुजरात में बेरोजगारी चरम पर है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और भी कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल सिर्फ एक झूठ है। विकास की बात करेंगे तो आप लोगों के बीच में वहाँ जाइए गुजरात में और उन लोगों से पूछिए जो बेरोजगारी चल रही है। आप हर किसी भी चैनल से बात कर लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, बेरोजगारी, इकोनॉमिक इशू, सुरक्षा महिलाओं के लिए और अलग अलग चीज़ें हैं। वो प्रगति खाली बात कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिक्स होता है, जैसे दिखावा होता है खाली उस चीज़ के लिए। पर लोगों से मिलिए आप और उनसे बात करिए। आप अगर लोगों के बीच में रहेंगे, उनको आप समझेंगे कि वो बहुत ही नाराज़ हैं, दुखी हैं, कि मतलब कि बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं है और घर पे बैठे हुए हैं और कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। जैसा सर दावा करते हैं कि कांग्रेस ने सरदार पटेल साहब को सम्मान नहीं दिया, अन्याय किया, अब भाजपा है उनको सम्मान दे रही है, उनके न्याय कर रही है, तो हर ये भी एक चुनावी स्टंट है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे राहुल अपने भारत जोड़ो में निकले, उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी ने बोला वो यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, और जब उनको वीडियो दिखाई दिया तो उन्होंने फिर से उनकी वो चुप्पी हो गई। और बाकी मतलब कि देखिए, राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी हर हिस्टोरिकली सबको ज़रूर वहाँ जाके अपने मत्था टेकते हैं और उनके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ब्रेक लिया है और विराट कोहली परिवार समेत पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी के साथ नैनीताल पहुंचे। विराट कोहली हेलीकॉप्टर से घोड़ाखाल पहुंचे, जिसके बाद अपनी प्राइवेट गाड़ी से परिवार के साथ वो निकल गए। हालांकि पुलिस भी सुरक्षा के नजरिए से उनके इस दौरे को गोपनीय रख रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि विराट रामगढ़ मुक्तेश्वर के किसी होटल में ठहरे हैं और कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। साथ ही चर्चा है कि विराट कोहली परिवार के साथ कैंची धाम के दर्शन करने भी जा सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं।